Hello, everyone. Welcome to the very first episode of our show, Revealing the Local Heroes. So, today we have with us a very intellectually genuine person, a person who is living a very low profile life, none other than Advocate Dilpal Singh Rana, sir. Sir is a retired DIGP, that is Deputy Inspector General of Police. उन्होंने 33 years पुलिस सर्विस में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की और 2011 में सर ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है। सर को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल से भी सम्मानित किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर में सर ने जो मेरिटोरियस परफॉर्मेंस दिया था उसके लिए सर को यह अवार्ड प्रदान किया गया था। सर ने सीबीआई, रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऐसे कई रिकॉग्नाइज्ड पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया था और आज भी इवन आफ्टर रिटायरमेंट सर इज प्रोवाइडिंग हिज सर्विसेज टू दिस डिपार्टमेंट्स। सर ने हमारे कई प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम किया है। सर ने हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके साथ 5 साल काम किया है थ्रू इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। सर के पास 16 डिग्रीज है। Yes, guys, you're hearing me right. सर के पास 16 commendable degrees है. Recently, he is working as a practicing advocate and providing free legal aid even. सर को पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट दिया गया है फॉर मैनेजमेंट एंड स्टडीज। सर, we are very much delighted to have you today here for our very first episode. So, sir, we are very much eager to know, sir, आपने सिविल सर्विसेज में एंटर क्यों किया? मतलब was it your passion या फिर कोई ऐसा रीजन था जिसकी वजह से आपने सिविल सर्विसेज में एंटर किया? सर, what was that made you enter the police services, sir? Graduation level, I scored third position at the university level. NCRT का था ये दिल्ली का, and after passing out of MEd, I immediately got appointment in B.Ed College of the NCRT itself at the Regional College of Education, Ajmer. And I remained there on ad hoc basis for about 9 months. So I was given the advance notice of 3 months कि भैया अब आप चल दीजिए और you complete your PhD. By that time, my younger brother was selected in Rajasthan Public Service Commission, and मैं unemployed घूमूंगा और वो already इसमें है, तो that created something tension on my mind. So I thought कि वैसे तो मुझे वहाँ पर कहा गया कि we can take you as a lecturer. वहाँ पे उस टाइम पे that time it was known as senior teacher. I said no, I don't want to become a teacher in a school. Because I have served as a class 1 lecturer in, उस टाइम lecturer बोलते थे, आजकल assistant professor बोलते हैं। तो उस टाइम फिर मुझे बहुत just एक setback सा लगा, और then I thought कि भाई जब मैं ये कर सकता हूँ, पोजीशन ला सकता हूँ, तो मैं आगे यूपीएससी क्यों नहीं कर सकता हूँ? But that time we were at Ajmer itself, तो मैंने एक कमरे में confined हो गया, and I prepared for UPSC for about 5 months, and I used to study 14 to 16 hours in a day. And उस टाइम पे सारे एनसीईआरटी के पब्लिकेशंस राइट फ्रॉम 6th to 10th तक मेरे पास में रखे हुए थे, जीके की बुक्स एंड बहुत सारे रेफरेंस बुक्स। दैट टाइम द यूपीएससी एग्जामिनेशन वाज ओनली 700 मार्क्स, जिसमें 5 ऑप्शनल पेपर्स होते थे और 200 का हमारा इंटरव्यू होता था। तो ऑप्शनल के बारे में तो मुझे कोई प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि बिकॉज आई वाज थॉरली प्रिपेयर्ड और मेरा डबल पीजी था, तो मुझे कोई तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। बट जीके एंड जनरल इंग्लिश इसमें जरा तैयारी करनी पड़ रही थी, तो वो मैंने अच्छी तैयारी कर ली थी, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं निकल गया। बट मुझे बिकॉज द मेरिट वाज वेरी, मतलब जिसको कहते हैं कि एक बड़ी कॉम्पिटिटिव होती है, बिकॉज दैट टाइम ओनली 130 सीट्स वर देयर टोटल, आउट ऑफ व्हिच द 65 वर रिजर्व्ड एंड 65 फॉर जनरल थे। उसमें भी आप देखिए कि आउट ऑफ 130 में 10 फॉर आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, एंड 40 for IPS and 40 for IAS, so almost 100, and 40 seats were cut for allied services. तो allied services में जिसमें सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के, इनकम टैक्स सर्विसेज के, इंडियन रेलवे सर्विस के, तो इनमें जाते हैं लोग। तो आई ऑप्टेड फॉर द सेंट्रल कैडर, बिकॉज मैं थोड़ा सा जानता था कि स्टेट कैडर में गए या दूसरे में गए तो देयर इज टू मच ऑफ प्रेशर बाय द पॉलिटिशियंस और अदर पीपल। So I thought to be in the central cadre. तो central cadre में मैं
ज्वाइन कर लिया और उसके बाद में ट्रेनिंग के बाद में आई वाज इमीडिएटली पोस्टेड टू इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में काफी काम किया हमने। उसके बाद में आई वाज इमीडिएटली पोस्टेड विद द एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, बिकॉज उस टाइम उनको यंग ऑफिसर्स चाहिए थे एंड आई वाज क्वाइट यंग दैट टाइम। तो एसपीजी में 5 साल काम किया एंड दैट टाइम राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर। उससे पहले मैं थोड़ा 2 साल मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो मैं रहा था, मैडम के साथ रहा था, मिसेस गांधी के साथ में, ऑलमोस्ट 1 or 2 months ओनली। परंतु कलाम साहब जैसे ही प्रेसिडेंट बने थे तो आई वाज ऑलरेडी पोस्टेड ओवर देयर टू लुक आफ्टर एज द सीएसएलओ ऑफ द प्रेसिडेंट। कलाम साहब के साथ में रहा हूं मैं और कलाम साहब के साथ में आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। तो बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे और मेरी जिंदगी में काफी बदलाव भी उनकी वजह से आ गए। जैसे कि वो उनको मैं जब देखता था कलाम साहब को कि वो अपने कपड़े भी खुद धोते हैं, अपने जूते भी पॉलिश खुद करते हैं, जूते भी खुद पहनते हैं और अपने घर में अपने नीचे के दो ही कमरों में रहते थे। ऊपर वाले सूट में छोड़ के वो नीचे वाले सूट में आ गए थे जिसमें 2 ही कमरे थे, उसमें रहते थे वो और अपने आप ही झाड़ू पोछा वगैरह लगाते थे। तो वो चीज मेरे दिमाग में ऐसी बैठी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकता है ये, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और आज तक मैं अपने घर में सारा काम मैं खुद ही करता हूँ, सारा काम। इवन मेरे घर के सामने की सड़क पे भी झाड़ू लगा देता हूँ मैं। कई लोग मुझे बोलते हैं यार राणा साहब ये क्या करते हो आप? मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है करना, क्योंकि मेरे सामने ही इज माय आइडियल पर्सन और मैं उनकी जितनी चीजें उनसे सीखी हैं, काम करना सवेरे से शाम तक, नेवर सिट अलोन, नेवर सिट आइडियल, अपना कुछ ना कुछ करते रहो एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस बिकॉज यू गो ऑन लर्निंग न्यू एंड न्यू थिंग्स। तो मैं उसके बाद में एलएलएम किया, साइबर लॉ के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया, दोनों में मेरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन थी। और इसके बाद में मैंने इन सर्विस में भी मैं बहुत काफी पढ़ता रहा हूँ। मैंने लॉ किया है, फिर उसके बाद में मैंने डिपार्टमेंट की तरफ से डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन में आईआईएम बेंगलोर से किया और डिप्लोमा इन मैंने वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी में भी किया। और यहीं पर क्यों मेरी मिसेस यहीं बीवाई के कॉलेज में पढ़ाती थी, तो मैंने यहाँ से डिप्लोमा इन कंप्यूटर मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन साइबर लॉ यहीं से किया था मैंने, एनबीटी लॉ कॉलेज से। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड मेरा बहुत अच्छा टेन्योर रहा। जब मैं इन सर्विस में था तो मैं इनफैक्ट इन सर्विस में ही था जब मैं यहाँ आ गया था। और उसके बाद में फिर मेरा दिल नहीं किया, बिकॉज लास्ट आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ मिस्टर कलाम आई वाज आल्सो पोस्टेड आउट टू असम। असम में जैसे मेरा दैट वाज माय पेरेंट केडर इनफैक्ट, तो वहां पर मुझे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर मुझे फेस करना पड़ा, परंतु मैं आई डिडंट कंप्रोमाइज विद एनीवन। मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने वीआरएस लिया उससे करीब 2 महीने पहले ही मैंने 125 उल्फा के जो मिलिटेंट्स थे उनको सरेंडर करवाया था। और वो आज तक आपने उल्फा का नाम नहीं सुना होगा, खत्म हो गए वो बिल्कुल सारे के सारे। उन्होंने होम मिनिस्टर उस टाइम पे मिस्टर पी चिदम्बरम थे, उनके सामने सबने सरेंडर किया एंड चिदम्बरम साहब ने मुझे बेस्ट ऑफिसर ऑफ द मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस का मुझे बेस्ट उसका एक ट्रॉफी भी दिया उन्होंने, जो कि सबके पूरे कंट्री के अंदर जो 242 उस टाइम में आई वाज इन सीआरपीएफ के, उनके साथ में रह रहा था, उनके साथ ही ऑपरेशन करता था, तो मुझे बेस्ट ऑफिसर का मुझे ट्रॉफी दिया था उन्होंने। It's very much inspiring, sir. मतलब बहुत कुछ सीखने जैसा है सर आपके पास है सर. It's very much inspiring, sir. तो सर मैं ईगर थी ये जानने के लिए सर, 16 डिग्रीज है सर यहाँ पे, तो सर मतलब मेरे जैसे यूथ ये हाल है कि हम एक बैचलर्स कर ले उसके बाद मास्टर्स भी कर ले तो वी आर मतलब अभी कोई एग्जाम नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है, और ऐसे इसमें सर आपने 16 डिग्री, सर को गोल्ड मेडल मिला है एलएलएम में जो उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद किया। क्या रखता था आपको मोटिवेटेड ऑलवेज सर? मैंने बताया ना आपको कि मुझे कलाम साहब के वर्ड्स याद आते थे कि भैया यू शुड नॉट सिट आइडियल, आपको कुछ ना कुछ करते रहना है एंड अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करते रहो। और ये एक एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है कि जो कि आपको लास्ट तक, आपकी जिंदगी के लास्ट मोमेंट तक आपको जो है वो एक्टिव रखेगा। एंड आई नेवर वांटेड टू सिट आइडियल, मैं चाहता था कि कुछ ना कुछ मैं करता रहूं। और अभी भी मैं देखिए कि मैं कोर्ट में काम करता हूँ, सिर्फ साइबर क्राइम के केसेस लेता हूँ। पहले शुरू में मैंने क्रिमिनल केसेस, फैमिली केसेस, कंज्यूमर, ये सारे केसेस ले रहा था, परंतु फिर है ना उससे मुझे थोड़ा सा दिमाग में ये आने लगा कि मैं जो फैमिली डिस्प्यूट्स देखता था वो हस्बैंड वाइफ के और बुरी तरह से गाली गलौज भी कर रहे हैं कोर्ट में सबके सामने,
एंड दैट क्रिएट अ वेरी बैड इंप्रेशन ओवर माय माइंड। तो मैंने कहा मैं नहीं, ये नहीं करूंगा। क्रिमिनल केसेस में ऐसे ऐसे केसेस आते थे कि जिनका मैं आपको बता नहीं सकता हूँ अभी आपके सामने। तो मतलब यू कैन से 376 के केसेस ऐसे बच्चों के साथ। तो वो मैं उनके साथ में क्या आर्गुमेंट करूं, उनसे क्या पूछें और क्या बताएं। मैंने कहा नो, आई एम नॉट गोइंग टू ऑप्ट फॉर दिस क्रिमिनल। मैं साइबर क्राइम के केस लेता हूँ, वो भी 2-3 महीने में एक केस लेता हूँ और कुछ नहीं, वो भी आ जाता है कोई तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही करता हूँ काम में। और सिर्फ कोर्ट का जो फीस है या टाइपिंग का या एफिडेविट्स वगैरह का या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पे लगता है वो जाता है। मेरा अपना कोई मैं पैसा चार्ज नहीं करता। इवन मुझे एज ए गेस्ट लेक्चर बुलाते हैं, बहुत जगह जाता हूँ मैं, कैरियर गाइडेंस के ऊपर जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ। तो मैं आई डोंट चार्ज एनीथिंग। यदि कोई मेरे को मिल भी जाता है, जैसे बीवाई के कॉलेज में भी कई बार बुलाते हैं मुझे, तो इंक्लूडिंग सेल्फ डिफेंस का भी मेरे से डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह मैं देता हूँ कभी, तो आई एम होल्डिंग ए ब्लैक बेल्ट। तो अभी तो नाउ आई एम ऑलरेडी 66 हो गया हूँ मैं। तो अभी तो इतना एक्टिव नहीं है। अदरवाइज मैं आई एम होल्डिंग बेल्ट 4 डाउन तक का मेरा ब्लैक बेल्ट है। ऑल इंडिया पुलिस का ये होता है, नीमच में ट्रेनिंग होती है इसकी। तो वो क्या उसका डेमोन्स्ट्रेट, तो जो मेरे को पैसा मिल जाता है, मैं यहाँ पर एक ऑर्फनेज है मेरे घर के पास ही है, हार्डली इट इज 200 या 300 मीटर दूर है। तो वहाँ ऑर्फनेज में लड़कियां हैं, बच्चे हैं, दूसरों लोगों के जो इनका कोई नहीं आगे पीछे, तो वहाँ मेरे को जो भी मिलता है मैं वहाँ दे देता हूँ उनको। वहाँ पे खर्च के लिए बच्चों को दे देता हूँ, वहाँ पे मैं मेंबर भी हूँ, तो मैं उनको दे देता हूँ जाके। और अदरवाइज वैसे मैं किसी से चार्ज नहीं करता हूँ, किसी से मांगता नहीं हूँ। इवन मैं अभी रेलवे पुलिस को भी मैं कंप्लीट ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जिसमें कि फायरिंग की ट्रेनिंग है, इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग है, सिमुलेटिंग फायरिंग की ट्रेनिंग है, नए वेपन्स आ रहे हैं उनकी ट्रेनिंग है, बिकॉज एसपीजी में हमने नए वेपन्स के साथ में सीखा था। तो यहाँ पे रेलवे वगैरह के प्रयास में वो वेपन अब आ रहे हैं, तो उनकी ट्रेनिंग वहाँ किसी की नहीं है, तो उनको ट्रेनिंग देना। फिर अपने एमपीए में, महाराष्ट्र पुलिस अकेडमी में, यहाँ लॉ की कुछ लेक्चर्स होते हैं वो देते हैं। फिर कई दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी मुझे कैरियर गाइडेंस के लेक्चर्स के लिए बुलाते हैं। तो मैं जाता हूँ, मैं अपने उस पर ही जाता हूँ, एक्सपेंडिचर पर अपनी गाड़ी में जाता हूँ मैं। आई डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। तो ये एज ए सोशल सर्विस, क्योंकि मुझे कलाम साहब ने खुद मेरे से ही वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड, बिकॉज लुकिंग एट माय एकेडमिक कैरियर, और उससे ही वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बिकॉज उसको बच्चों से भी बहुत प्यार था। और वो खुद भी बड़े किताबें वगैरह, उनके कमरे के अंदर किताबें भरी हुई थी, किताबें ही पढ़ते थे वो ज्यादातर, उनको किसी चीज का शौक नहीं था। तो रात को बस एक मुझे जो उनके साथ में प्रॉब्लम आती थी वो थी कि रात को वो 2-2:30 बजे उठ जाएंगे और बोलेंगे मुझे डीआरडीओ जाना है। उस टाइम अग्नि 5 पे काम चल रहा था। तो डीआरडीओ इज जस्ट नियर टू हार्डली 500 गज, आधा किलोमीटर दूर है, आधा किलोमीटर नहीं 400 गज दूर है वहां से, राष्ट्रपति से। तो वहां पर चल देते थे। तो हमारी क्या है कि हम तो दिन भर एक्टिव रहते थे, रात को फिर उठ के चल देंगे तो फिर नींद पूरी नहीं होती, बिकॉज ही यूज्ड टू गेट अप एट 4:30 इन द मॉर्निंग। और 5 बजे तो वो अपने बगीचे में चक्कर मारने के लिए निकल पड़ते थे, 5-5:15 बजे। तो हमें उनके साथ साथ जाना पड़ता था, पीछे पीछे जाना पड़ता था, क्योंकि वो दैट एरिया, द प्रेसिडेंट हाउस इटसेल्फ इज इन 236 एकर्स ऑफ लैंड। तो उसमें हमारे को घूमते घूमते उनके साथ में हम भी परेशान हो जाते थे। बस वहीं पर जरा सा हमको थोड़ा सा लगता था यार क्या अभी रात को सोना भी नहीं मिल रहा है, बट वी यूज्ड टू एंजॉय। हमें सिंपलिसिटी उन्होंने बहुत सिखाई, सब कुछ सिखाया। रास्ते में उनके साथ फॉरेन टूर में भी बहुत जगह गए हम लोग। तो वहां भी वो जहां भी देखे बच्चे, 10-12 बच्चे देखे, वहीं गाड़ी रोक के बोले कि मेरे को बच्चों से बात करनी है। इवन सूडान जैसी कंट्री में मैंने उनसे उत्तर दे, वो बोले कि मेरे, हाँ, मैंने सूडान में उनको कहा, मैंने कहा सर यहाँ पे अलकायदा वालों का काफी हेडक्वार्टर है और हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, प्लीज यहाँ गाड़ी से मत उठिएगा। कहते ओके। आई वाज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट। तो वहां जहाँ बच्चे खड़े थे एंड दे वर हाफ नेकेड, तो वो 15-20 बच्चे खड़े थे। तो इन्होंने एकदम बोला स्टॉप द व्हीकल। तो मैं, अब नेचुरल है, प्रेसिडेंट बोलेगा तो करना पड़ेगा। गाड़ी रोका और वो फट से अपने आप ही उतर गए नीचे और बच्चों से बात करने। मैं कहा सर दे आर इलिटरेट, दे डोंट अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं आती है, आप इनके साथ में नो, आई विल जस्ट कन्वर्स विद द एक्शंस इटसेल्फ ओनली। मैं इशारे से इनसे बात करूंगा। तो उनसे बात किया उतनी देर में, पर हमारे तो डर रहे थे हम कि कहीं कोई अटैक हो गया, कोई हो गया तो मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए एकदम से। बट ही वाज ए वेरी सिंपल एंड वेरी थॉरो जेंटलमैन पर्सन। तो आपने कलाम सर के साथ बहुत नजदीक से सर काम किया, ऐसे कैसे? बहुत नजदीक से रहा हूं मैं उनके साथ में 5 साल निकाले मैंने, बहुत ही अच्छे से। एंड ही वाज ए टोटल वेजिटेरियन पर्सन, रोज अपना बिल्कुल सारे काम करेगा। एंड
अपना वही कुर्ता पजामा पहनेंगे, वो बिल्कुल सिंपल सा, और 3 सूट थे उनके पास में टोटली, जो कि जबरदस्ती बनवा के दिए गए उनको। वो कहे 1 सूट इज सफिशिएंट। वी सेड कि सर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, कम से कम 3 सूट 4 सूट तो होने चाहिए। He called the tape master in the president house और फिर उनका नाप आप लेके बनवाए गए उनको 3 सूट के कलर चॉइस के, वैसे उस चॉइस करके। एंड बाकी तो वो कुछ नहीं मानते थे आपने। व्हेन ही रिटायर्ड, उसके पास में 2 अटैची थे, एक में उनके 2-4 कपड़े थे और एक अटैची के अंदर बुक्स थी, नथिंग एल्स। जबकि सॉरी टू से मैंने ऐसे प्रेसिडेंट भी देखे हैं, क्योंकि मैं तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहा हूँ, जो कि 18 गाड़ियां भर के वहां से सामान भी लेके गए बाहर। सो व्हाट टू से अबाउट दैट? सो इतनी ऑनेस्टी, और उनका बस यही कहना था कि जिंदगी में एक चीज बहुत याद रखना है। उन्होंने 3 चीज बताई थी कि पहली, बी ऑनेस्ट। ऑनेस्टी से मतलब ये नहीं कि भैया आपने इधर से खा लिया, उधर से खा लिया, थोड़ा सा पैसा मिल गया इधर उधर से ले लिया। कहते यू मस्ट बी ऑनेस्ट इन योर रिलेशंस, वेदर इट इज यूर विद योर फैमिली और विद योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, व्हाटएवर इट इज, यू मस्ट बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट, नंबर 1। नंबर 2, you should have a positive attitude of working. Always think of positive for everyone. कहते आप देखिए कि रास्ते में भी जा रहे हैं तो कुत्ते को आप देखेंगे और कुत्ते को सीधे निकल जाएंगे, यार कुछ नहीं अपने रास्ते में जा रहा है तो वो बिल्कुल सीधा सा निकल जाएगा। आप भी नहीं, यदि आप उसको देखोगे कि यार ये तो खाएगा हमें काटेगा, या उसके ऊपर पहले से आप आंखें टाइट करोगे तो वो भी बेचारा कुत्ता भी अपनी पूंछ टाइट करके निकलेगा और गुरगुर करता हुआ निकलेगा। तो कहते इट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ वो बोलते हैं कि अपने रात को सोते वक्त भगवान का नाम लो। आप जिस भी देवी देवता को मानते हो कि भगवान बड़ी हमारी मेहरबानी है कि हमारा दिन बड़ा अच्छा निकल गया, एंड व्हेनेवर यू गेट इन द मॉर्निंग यू सिंपली से भगवान बड़ा शुक्र है रात निकल गई, दिन अच्छा निकालना। पर इतना सा बोलिए, आप खुश रहिए, आपको जिंदगी में कुछ नहीं होगा, आप अपना आराम से। और तीसरी एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बताई, हैव कंट्रोल ओवर योर पर्सनल हैबिट्स। ये ड्रिंक, स्मोक, आवारागर्दी और ये दूसरा किसी का जेलस करना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए अपने अंदर। यदि ये नहीं है तो जिंदगी में आप प्रोग्रेस करोगे, आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, आपकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। अभी मैं समृद्धि आपको बताऊं, नो आई एम 66, ऑलमोस्ट 66 का जून में हो जाऊंगा पूरा। मेरे अभी तक बाल ये ओरिजिनल काले हैं, दांत मेरे पूरे हैं, एक दांत टूट गया, बाकी मेरे दांत भी अभी तक पूरे हैं। अदरवाइज जो मेरे बैचमेट्स हैं तो उनको देखता हूँ, उनसे चला नहीं जाता उनसे, और उनकी आंखों में चश्मे लगे और उनको पता नहीं क्या क्या बीमारियां लग गई। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने अपनी हैबिट्स को ठीक रखा है, अभी मैं अपने हिसाब से चल सकता हूँ। आई एम एब्सोल्युटली फिट। और फैमिली लाइफ जो है, बच्चे मेरे वेल सेटल्ड हैं, एंड वाइफ इज रिटायर्ड फ्रॉम बीवाईके कॉलेज, तो अभी वी हैव सेटल्ड लाइफ एट होम। अभी मैं मैक्सिमम फ्री में ही काम करता हूँ, लोगों के लिए करता हूँ। आई डू सोशल सर्विस ओनली बिकॉज भगवान की दिया वो सब कुछ है, अच्छी पेंशन है, अच्छा सब कुछ मिल जाता है। तो हाँ, So it is right to say that ये जो कुछ मंत्रास है वो आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिए हैं. These are the most important mantras in your life, sir. We can pretty much ये जिंदगी के जो मेरे को ये 4 मंत्र दिए हैं, ये उन्होंने ही दिए हैं। ऑल्दो मेरे पिताजी भी मुझे यही सिखाते थे, और यही मंत्र जब मैंने बताया ना आपको कि मेरे पिताजी के बाद मुझे यदि जिंदगी में सब इम्पोर्टेंट पर्सन है तो वो कलाम साहब। It's an immense pleasure, sir. अभी मुझे कई लोग कहते हैं कि राणा साहब यू आर सो लकी कि भाई आपको ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने का राइट सर, राइट। तो हाँ, तो मैं कहता हूँ कि भैया मेरे पे तो ऊपर वाले की मेहरबानी रही है कि भाई मैं बड़े बड़े लोगों के साथ में अच्छी तरह से काम किया, और मैंने कभी किसी का फायदा ही नहीं उठाया। नहीं तो मैं चाहता था अपनी प्राइस पोस्टिंग ले सकता था, कहीं भी ले सकता था, मुझे तो जहाँ पोस्टिंग सरकार ने दी मैं वही चला गया। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि जनरली लोगों का माइंडसेट पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर ऐसा रहता है कि जब भी आप पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हो आपको हायर अथॉरिटीज को प्लीज करना पड़ता है। सो सर, इज दैट ट्रू? व्हाट इज योर कमेंट ऑन इट सर? ये काफी हद तक सही है, पर हमें तो क्योंकि सेंट्रल कैडर का रहा हूँ तो मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट लास्ट के अंदर जैसे मैं आसाम में चला गया था कैडर में कलाम साहब के बाद से, उसके बाद मुझे छोड़नी पड़ी थी सर्विस, तो वहां पर काफी प्रेशर होता था। जैसे मुझे शुरू में रिक्रूटमेंट में लगा दिया तो देन आई यूज्ड टू गेट ए कॉल कि भाई मेरे इतने आ रहे हैं स्टूडेंट्स हैं। वो एक बार मैंने वहाँ पे अबाउट 3700 समथिंग मैंने कांस्टेबल सेलेक्ट करने थे,
बहुत प्रेशर आया मुझे, चीफ सेक्रेटरी का, मिनिस्टर्स का, एमएलए का, एमपी का, और थ्रेटनिंग कर दिया मुझे। एंड बिकॉज आई वाज हैविंग ए गार्ड ऑफ सीआरपीएफ, तो क्योंकि सीआरपीएफ, मेरे पिताजी भी सीआरपीएफ में थे, तो सीआरपीएफ में मेरी काफी, क्योंकि वाज द प्रिंसिपल ऑफ दैट ट्रेनिंग कॉलेज, तो मुझे सारे अफसर और सारे नीचे के लोग जानते थे बड़े, और मैं भी फिर सीआरपी कैडर में उनके साथ ही रहता था। तो मैं सीआरपी की गार्ड अपने साथ रखता था, तो इसलिए मैं उनको सुनता भी नहीं था, किसी की नहीं सुनता था। मैं कह रहा जो चीज राइट है वो राइट है। और अभी तक मेरे साथ में, यदि आप मेरे फेसबुक पे देखेंगे, कितने जो सब इंस्पेक्टर्स एंड अबव हैं या कांस्टेबलरी है, वो सारे के सारे जुड़े हुए आज तक मुझे याद करते हैं कि सर फर्स्ट टाइम हमने ये देखा कि हमारा जो सिलेक्शन है वो बड़ा ईमानदारी से हुआ, और नहीं तो हमें तो ग्राउंड के बाहर से ही वापस भेज देते कि हो गया जी, हो गया, टेस्ट हो गया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, और अखबार के अंदर भी आया है, अखबारों में भी अब मेरा काफी, आप कहोगे तो मैं कभी दिखाऊंगा आपको, न्यूज में जितने उल्फा वालों ने सरेंडर किया है, तो मैंने आई मेड अ पॉलिसी ओवर देयर, तो वो पॉलिसी के आधार पे काफी लोग आए, मिले मेरे से, और मिलने के बाद में उनको मैंने जो फैसिलिटीज दिखाई उनको, और बड़े प्यार से उनको रखा कि भाई नहीं तो क्या है कि लोग जो उग्रवादी है कल को मारो। अब ये नहीं जानने की कोशिश करते कि भाई वो मिलिटेंट बना तो क्यों बना, और यदि वो चीज का कॉज आप फाइंड आउट करें, उसके फैमिली वालों से मिले, उसके बाद में उनसे जरा सिंपैथी पूरा अपना रिलेशन रखे, तो वो आपके सामने सरेंडर कर देते हैं। जेएनके में भी मैंने काफी लड़कों को सरेंडर करवाया था। तो जहां तक पॉलिटिकल प्रेशर है, यस पॉलिटिकल प्रेशर होता है, इवन इसलिए मैंने स्टेट कैडर ऑप्ट नहीं किया कि स्टेट कैडर में तो छोटा सा एक एमएलए भी आए कि ना आपको धमका देगा, तो आई न्यू माई नेचर कि मैं किसी का प्रेशर में कभी काम नहीं किया, ना मैं करता हूँ, तो मैं अपनी मर्जी से ही काम करता हूँ। तो मैंने कहा, वो उस टाइम भी मेरे को बोले कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अरे कुछ भी कर दो। मेरी 3 साल के अंदर कैन यू इमेजिन मेरी 12 या 13 पोस्टिंग हो गई अलग अलग जगह पे, अलग अलग डिपार्टमेंट, पर मैंने कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया, और कुछ नहीं कर पाए, मेरा कुछ भी नहीं कर पाए। इवन लास्ट में मुझे वो डीजीपी वहाँ का छुट्टी नहीं दे रहा था, मेरी फैमिली यहाँ पर थी एलोन, एंड छुट्टी देने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, कहते नो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ ऑफिसर्स। मैंने कहा तो फिर मेरी पोस्टिंग क्यों करते, इतनी बार बार पोस्टिंग कर देते हैं मेरी, यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ ऑफिसर। तो अल्टीमेटली मेरे को लगा कि मैं आई एम अनफिट फॉर दिस डिपार्टमेंट। तो मैं क्योंकि आफ्टर 33 इयर्स ऑफ आफ्टर इनफैक्ट 30 इयर्स की सर्विस के बाद ही आपकी फुल पेंशन मिलेगी, चाहे आप 33 ईयर करो या 36 ईयर करो या 37 ईयर्स करो, आपको पेंशन उतनी मिलेगी जितनी 30 ईयर की सर्विस के बाद। तो देन आई आस्क्ड द अकाउंटेंट जो हमारे रहता है, भैया कैलकुलेट करो यार मेरी कितनी पेंशन बनती है। उसने सब कुछ कैलकुलेट किया पूरा, इतना सर आपको पीएफ का मिलेगा, इतना आपको इसका इंश्योरेंस का, और इतना दूसरे मतलब कई अमाउंट्स होते हैं हमारे, कमिटेड होता है, लीव एनकैशमेंट होता है, तो सारा मिलके करीब इतना मिलेगा आपको, और उसका इंटरेस्ट इतना मिलेगा, और आपकी पेंशन इतनी बनेगी जो कि ऑलमोस्ट सैलरी के बराबर है। तो मैंने कहा यार क्यों हम किसी की बात सुने यार, मेंटल प्रेशर लें फालतू में, रोजाना बिस्तर बांध के हम भी अपना एक अटैच और एक दूसरा लेके घूमते फिरे। Then I gave him writing. मैंने कहा no, I don't want to continue. Just I want to proceed on this. तो मैं छोड़ के चला, but मैंने I never compromised with my principle. तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि जनरली लोग 60 में रिटायर होते हैं सर, और आपने रिटायरमेंट के बाद न्यू लाइफ स्टार्ट किया। सो सर कैन वी से कि इसके पीछे आपका मोटिवेशन जो था वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की वजह से ही था, या कुछ और भी रीजंस थे सर? नहीं, वो मेरे को एक्चुअल में रीजन ये था, उन्हीं का ही मतलब कहिए कि टीचिंग्स थी कि आपको खाली नहीं बैठना, कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का। आप घर बैठे रहोगे, खाली बैठे रहोगे, बीवी के साथ झगड़ा करोगे, या फिर बैठे बैठे पड़ोसियों के साथ में, या आपकी नेगेटिव दिमाग में आते रहेंगे, या आपके साथ में जो बुरा हुआ है बैकग्राउंड में पीछे पिछले नौकरी के दौरान में, वो आपके दिमाग में आता रहेगा बार बार, तो दैट विल रिड्यूस योर हेल्थ फैक्टर। तो बेटर है कि कुछ कंटिन्यू करो, और कंटिन्यू यदि करना है तो उसको अच्छे ढंग से करो, पूरी तैयारी करके करो। तो मैंने वही मेरे दिमाग में आता था कि मैं उसी ढंग से फिर मैंने अपनी सोचा कि यार अभी मैं आई एम ऑलरेडी होल्डिंग साइंस डिग्री, आई एम होल्डिंग आर्ट्स डिग्री, आई एम होल्डिंग लॉ डिग्री, आई एम होल्डिंग साइबर इसका दूसरा, अब क्या करें अभी इसके बाद में मैनेजमेंट की डिग्री भी हो गई। मैं कब क्या मेरे दिमाग में आया कि यार एलएलएम कर ली जाए अभी तो फिर मैंने एलएलएम कर लिया, फिर एलएलएम में फिर तैयारी करके किया, तो बस उसमें आ गई पोजीशन आ गई हमारी और कोई मैंने पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी नहीं की थी, मैंने ये सोचा था कि मेरा लाइफ में थ्रू फर्स्ट क्लास हो, तो इसमें कोई मेरा ऐसा ना हो कि मेरा सेकंड क्लास या ऐसे आ जाए। तो थैंक गॉड आई स्टूड फर्स्ट यूनिवर्सिटी में,
फर्स्ट पोजीशन आ गई मेरी। और इसी तरह साथ में साइबर लॉ कर लिया, उसमें भी फर्स्ट पोजीशन आ गई। तो तैयारी करनी है, कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी है, कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो उसके लिए आपके दिमाग में एक सेट गोल होना चाहिए कि मुझे ये करना है, और उसके लिए आपने दिल दिमाग दोनों लगा के आपने करना है। और उसके लिए मैं बताऊं आपको कि यदि मेरे से कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा भी कि देयर आर सर्टेन एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स कि आपने पढ़ाई करनी है तो कैसे करनी है, जो आपका स्टडी रूम है जहां पढ़ाई करनी है वो कैसा हो, घर परिवार कैसा हो, क्या क्या आपको गैजेट्स आपके पास में होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, एंड दैट अमाउंट्स अ लॉट फॉर योर सक्सेस। So, what was the reason behind taking VRS? और सर आपने उसके बाद क्या hardships face किया, मतलब after taking VRS, sir, was it planned या it was all of sudden? What all was going in your mind, sir? थोड़ा रीजन ये था कि एक तो मुझे फैमिली मेरी अकेली हो गई, बच्चे मेरे दोनों बाहर थे, तो और दूसरा मेरे पर ना पॉलिटिकल प्रेशर होने लग गया था कि ये करो वो करो, और मेरी पोस्टिंग कर रहे थे बार बार। तो मैं देन आई थॉट कि अभी देयर इज नो फन इन कंटिन्यूइंग इन जॉब। या तो आप ये सोचोगे यार मुझे आईजी बनना है और उसके बाद में मुझे इतना हो जाएगा, तनख्वाह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा हो गया था कि जब भी आप एक एसएसपी लेवल से ऊपर जाते हैं तो यूर पे स्केल रिमेन सेम टिल डायरेक्टर जनरल, सिर्फ आपके स्टेटस की बात है। और स्टेटस में आप उतना शो ऑफ किसको करना है भाई? आफ्टर रिटायरमेंट, आज नहीं तो 10 साल बाद में, 5 साल बाद में आपने रिटायर होना है। आप भी और एक चपरासी भी बराबर है। कोई आपने आपको वो दिमाग में ये रहेगा कि भाई मैं आईजी रिटायर हुआ हूं या मैं डीजीपी रिटायर हुआ हूं, मैं ये हूं मैं वो हूं, अपनी हुकूक में घूमते रहो, कौन पूछता है भाई? लाइन में ही लगना पड़ेगा आपको, सीधी सी बात है। तो इसलिए अपने उसी में रहो, जो कहते हैं ना औकात है उसमें रहो कि भाई मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं और मेरा जो स्टेटस था मुझे दिया गया था वो मैंने वापस दे दिया। तो सैलरी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, एंड आई कैलकुलेटेड दैट आई एम सर्विंग इन फ्री में सर्विस हो रही थी। मतलब आप जो मिलना था मुझे वो मेरी पे से ज्यादा एक्सीड कर रहा था। तो यहाँ मिसेज अकेली थी, वो भी फैक्टर था। फिर बच्चे दोनों वहाँ थे, पूना में थे, वो भी पास आउट हो, उनको सेटलमेंट करना था। तो उनको मतलब वो तो खैर मेरी बेटी डॉक्टर है, तो शी वाज डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन। तो और बेटा में मेरा बीटेक किया था, उसके बाद में एमबीए कर रहा था। तो मैंने कहा करो जितना पढ़ना है पढ़ो आप, वो भी सब बड़े अच्छे क्वालिफाइड है और दे आर डूइंग वेल। तो आगे मेरे को कोई हार्डशिप नहीं हुई, बिकॉज रिटायरमेंट के बाद में हमारा अपना मकान है, रहने के लिए कोई बात नहीं। वाइफ वाज इन सर्विस, जो लास्ट ईयर ही रिटायर हुई है वो, तो उसको भी अच्छी सैलरी वगैरह मिल रही थी, घर में सब ऊपर वाले की मेहरबानी से सब कुछ ठीक ठाक था। तो हमें कोई हार्डशिप कुछ नहीं आई। हार्डशिप तब आती है जब आदमी में आते खराब हो और उसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी इतना हमें तो बहुत देरा भगवान के, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है कि भाई कहीं से हमें कोई जरूरत पड़े किसी से लेने की या कुछ बचाने की या लेफ्ट राइट से मारने की, ऐसा कुछ नहीं। लस्ट आपकी कभी खत्म नहीं होती। आप अंबानी भी बन जाओगे तब भी आप में ये रहेगा कि मैं वर्ल्ड का नंबर बन जाऊं, और यदि आपको जो मिल रहा है उसमें सेटिस्फाइड हो, उसी में गुजारा कर रहे हो, तो आप यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस ग्लोब। ये मैं वेरी मच थैंक यू सर। मतलब आपने जो बताया अभी की लस्ट फ्री लाइफ रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए, दिस इज प्रीटी मच नीडेड इन एवरीबॉडीज लाइफ टुडे सर। इट्स इंडीड ट्रू सर। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर आपके लिए। सर आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हो, मतलब व्हाट मैसेज डू यू कन्वे स्पेसिफिकली यूथ को जो पुलिस सर्विसेज में एंटर करना चाहता है, और सोसाइटी को एट लार्ज आप क्या कन्वे करना चाहोगे सर? देखो, सबसे बड़ी जो मैं एक बताना चाहता हूँ कि अपनी इंसानियत मत भूलो। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। आपको बी पोलाइट टू एवरीवन। ये नहीं कि मैंने देखा है कि बहुत हम ट्रेनिंग में मैं बहुत सिखाता हूँ लोगों को, इनको पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस में, कि भाई जो गरीब आदमी है कम से कम उसको भी बहुत तमीज से आप बोलिएगे। मैंने कहा भगवान आपको बहुत सुनेगा। आप ठेले वाले को देखा तो उसको 2 डंडे मार दोगे, और एक कार वाला जा रहा है तो उसको नमस्ते कर दोगे, तो ये नहीं होना चाहिए। व्हेन द लॉ इज इक्वल टू एवरीवन। सबसे आज मैं एक उस पे देख रहा था, व्हाट्सएप पे डाला था कि एक केले वाले का पूरा एक बेचारा साइकिल के ऊपर केले बेच रहा था, उसकी पूरी की पूरी टोकरी उठा के उन्होंने गाड़ी में रख दिया और उसको 2 डंडे मार दिए। मैंने कहा दिस इज नॉट द ह्यूमैनिटी, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम जो हैं सबसे पहले ह्यूमन बीइंग हैं, उसके बाद में है चाहे हम आईपीएस हैं, आईएएस हैं, कुछ भी हैं, उसके बाद में है एक हार्ट होना चाहिए हमारे दिल में, ये हार्ट। और मैंने आपको 3 जो बताई है कि ईमानदारी जिंदगी के अंदर आपको भगवान बहुत देगा, ये टेक इट ग्रांटेड, भगवान बहुत देगा आपको।
और दूसरा, हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ थिंकिंग एंड वर्किंग। तीसरा, अपनी पर्सनल हैबिट्स को आप ठीक रखिए, आपको कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी तरफ कोई उंगली उठा के नहीं देखेगा। क्योंकि आप देखिए कि मैं बताऊं, मैंने बहुत देखा है कि यदि आप कभी ओकेजनली हफ्ते में 10 दिन में यदि आपने शराब का एक पैक भी पी लिया, तो देखने वाले 10 लोग बोलेंगे यार दारू मास्टर है। 3-4 लोग हैं वो दूसरों को बोलेंगे यार वो तो दारू पी के पता नहीं बहुत बेवड़ा है, और फिर वो आगे वाला कोई सुनेगा तो वो कहेगा जी दारू पी के नाली में पड़े रहते हैं। दैट विल स्पॉइल योर रेपुटेशन। तो ऐसे, या आपने एक बार किसी से पैसे ले लिया, बोलेगा यार रिश्वतखोर है, बहुत तगड़ा रिश्वतखोर। मतलब ऐसे ऐसे आप पे एलिगेशन लगते हैं। यदि आप ईमानदार हैं तो एक रेपुटेशन जाएगी, भैया सोच समझ के जाना, उसके सामने ऐसे मत कर देना, ऐसे मत दे देना कुछ करना, या वैसे कोई लालच लेने की कोशिश मत करना। तो एक रेपुटेशन बन जाती है आदमी की अपनी। तो वो रेपुटेशन पेज यू ए लॉट। आपका कोई नहीं देख रहा है दुनिया में, चलो यू आर नॉट गेटिंग एप्रिसिएशन, भगवान देख रहा है। और ये मान के चलना कि हमें कोई नहीं देख रहा, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यदि कोई इंसान नहीं देख रहा, भगवान हमको जरूर देख रहा है। तो ये, और वो पूरा का पूरा हिसाब रखता है। कहता है वो ऋग्वेद में भी लिखा है कि हमारे दोनों कंधों के ऊपर, लेफ्ट एंड राइट के ऊपर, ये जो मुंशी हैं वो बैठाए हुए हैं विष्णु भगवान ने, और वो नोट करते हैं, राइट वाला नोट करता है कि आज आपने अच्छे काम कितने किए हैं, और लेफ्ट वाला देखता है कि आपने बुरे काम कितने किए हैं। और दोनों का फिर वो जो जैसे बही खाता बनाते हैं, ये कैश बुक बनाते हैं, लेफ्ट एंड राइट दोनों को कैलकुलेट, उसके अनुसार फिर जाके आपकी डेस्टिनी डिसाइड होती है, आपकी लाइफ डिसाइड होती है, आपकी सोचने के तरीके, वो चीज, आपकी फैमिली कितना प्रोग्रेस करती है, आप कितना आगे चलते हो, ये चीज डिसाइड होती है। तो ये कहना चाहता हूँ कि बी ऑनेस्ट, हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ वर्किंग, एंड हैव ए कंट्रोल ओवर योर पर्सनल हैबिट्स। और भगवान को याद रखो, देखो कोई नहीं देख रहा है तो भगवान जरूर देख रहा है। और पे रिस्पेक्ट टू एवरीवन, एवरी, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो उतना है, हर आदमी की अपनी इज्जत होती है, हर बच्चे की भी इज्जत होती है। अब उनकी, आप जानवरों से भी आप प्रेम करिए, आपको जानवर भी उतना ही प्रेम वापस करेंगे। तो बी वेरी लविंग टू एवरीवन और हेल्पिंग हैंड बनिए आप जिंदगी में। मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, आप जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। यदि आप थोड़े बहुत परेशान भी होते हैं किसी तरह से कभी भी, बट यू विल कम आउट फ्रॉम दैट प्रॉब्लम वेरी इजी, और बड़े अच्छे आगे प्रोग्रेस करेंगे आप लाइफ में। ये मेरा कहना है, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा भी है और ये होता है। तो सर थैंक यू सो मच, आपने जो भी गाइडेंस प्रोवाइड किया है श्योर सबको हेल्प करेगा, सारे व्यूअर्स को, और स्पेसिफिकली मुझे भी हेल्प करेगा। और आपने जो 3 मंत्रास बताए हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम भी इसको हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए सर। तो सर इट्स अ प्लेजर टू हैव यू टुडे हियर फॉर आवर वेरी फर्स्ट एपिसोड। मतलब आपसे शुरुआत की है सर, हमने इनॉग्रेशन आपसे किया है। सो सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू।